हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आपको पता है कंप्यूटर की क्लासेस हम ला रहे हैं जो कि पहले प्रीमियम मेंबरशिप के में जो अवेलेबल थी, अभी हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। धीरे धीरे करके सारी ई बुक्स भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। 4 से दिन का टाइम लग रहा है पोर्टल को तैयार करने में, उसके बाद ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पार्ट 3 है एमसीक्यूज़ और डिटेल्ड में जो भी चीज़ें हैं अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग मिलेंगी। ये 40 पार्ट्स हैं जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिएगा फटाफट। एंड उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जो आपका रीजनिंग बेस्ड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो भी हम आपको इसी कंप्यूटर सीरीज में करवाएंगे। लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है पहले ये आप बेसिक्स पूरा समझ जाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है रिलेटेड होती हैं इनसे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। एक, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जिन भी ग्रुप से आप प्रिपरेशन वाले ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ पे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज़ द हाइएस्ट रिलायबिलिटी, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसकी रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई भाई आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, आपको क्या पता कि टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए, टोपोलॉजी की बहुत सी कैटेगरीज हैं। एक स्टार है, एक बस है, रिंग है, मेश है, और भी बहुत सी होती हैं, हाइब्रिड भी होती है। ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल कंप्यूटर घर पे चला रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी में तो ऐसा नहीं होता है ना कि इंडिविजुअल कंप्यूटर हो। अच्छा, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया होगा या आपको इतना तो आइडिया होगा ना, देखो मतलब कंपनीज में क्या होता है, आप दूसरे सिस्टम का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक सर्वर होता है जहाँ से सब लोग काम कर रहे होते हैं, उस सर्वर से सब लोग डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं कंपनी में, एक कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये है, एक ये है, एक ये है, ये सब आपस में कैसे कनेक्ट किए जा सकते हैं, इसको लेकर के टोपोलॉजीज होती हैं। ठीक है, टोपोलॉजी मतलब यही है कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका, आसान भाषा में समझिए। तो अब रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, चलिए रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी अब हम ये बताते हैं। ये है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक आपका मेन सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, और उससे आपके देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया क्या आपका, समझ लीजिए ये हो गया सर्वर। सर्वर तो समझते हैं ना सब लोग, एक मेन कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये एक छोटी सी कंपनी है जिसमें 5 लोग काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हैं सारे क्लाइंट, मतलब ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ये आपकी एक और दोस्त है, ये आपकी एक और दोस्त है। ठीक है, 4 लोग काम कर रहे हैं, मेन डेटा सारा इसमें सेव हो रहा है। अब आज आप इस कंप्यूटर में बैठे तो भी आपने डेटा एक्सेस कर लिया, क्यों, क्योंकि डेटा तो मेन इस कंप्यूटर पे रखा हुआ है और आपका और ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कल को आप यहाँ पे आके बैठे तो भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई डेटा तो यहाँ पर है, कंप्यूटर सारे जुड़े हुए हैं। तो ये है स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टाइप का बन रहा है ना कुछ, तो ये है स्टार टोपोलॉजी। दिक्कत क्या है, रिलायबल क्यों नहीं है ये, रिलायबल इसलिए नहीं है। अब सपोज करिए एक कंडीशन, आप आए बढ़िया ऑफिस पे काम करने सुबह सुबह, पता चला मेन कंप्यूटर खराब हो गया। अब लो, अब क्या होगा, अब तो आप डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, ना आप कर पाओगे ना आपके बचे हुए 3 दोस्त कर पाएंगे। तो इसलिए स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो इतनी रिलायबल नहीं है। अब आपको समझ में आ गया बहुत ही आसान सी भाषा में कि एक कंप्यूटर मेन अगर आपका फेल हो गया तो सब के सब काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये हो गई स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस क्या होती है, सीधी सीधी एक बस होती है। बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक सिंगल वायर से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। अब आपको इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर का डेटा एक्सेस करना है तो आप इन सारे सिस्टम्स के थ्रू जो है डेटा एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये होगी बस ना, देखिए सीधी सी लाइन बनी हुई है तो ये बस हो गई। इसमें एक कंप्यूटर जो है दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे कनेक्ट रहता है। आप सपोज करो ये कंप्यूटर ख़राब हो गया या ये वाला ख़राब हो गया, कोई भी ख़राब हो गया, फिर तो आप यहाँ से यहाँ का डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे ना, क्यों, क्योंकि सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आप डेटा कैसे एक्सेस करोगे। तो भैया ये भी जो है आपकी इतनी रिलायबल नहीं हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ तो बड़ा ही झंझट है, एक कंप्यूटर भी फेल हो गया तो डेटा ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखिए रिंग क्या होता है, गोल गोल रिंग आप उंगली में पहनते हैं ना, फिंगर में, कैसी होती है, गोल होती है। तो देखो रिंग में ऐसा होता है, एक कंप्यूटर यहाँ पे हो गया, काइंड ऑफ बस ही समझिए आप, लेकिन इसमें समझ लिए एंड भी जुड़ा होता है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझाने के लिए रिंग, देखिए ये कंप्यूटर से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ठीक है, ये हो गई आपकी रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम है। अगर आपको इस पीसी से इस पीसी में डेटा एक्सेस करना है और अगर ये पीसी ख़राब हो जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांटेज है बस टोपोलॉजी की कंपैरिजन में। क्यों, देखो बस में क्या होता था, बस में होता था आपका
सारे कंप्यूटर सिंगल सिंगल जुड़े होते थे, ठीक है। अभी आपका ये ख़राब हो गया तो आप डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन सपोज आपको यहाँ से डेटा एक्सेस करना है, ये वाला कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आपके पास एक रास्ता और है, भाई इधर से भी तो कनेक्टेड है तो आप डेटा एक्सेस कर पाओगे। लेकिन सपोज ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, तब डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। यानी थोड़ा तो रिलायबल है रिंग टोपोलॉजी, लेकिन फिर भी उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फेल होने से आपका सिस्टम भी अफेक्ट करेगा, इसका सिस्टम भी इफेक्ट करेगा। ना ये डेटा आपके कंप्यूटर से ले पाएगा, ना आप अपने कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा ले पाओगे। ये होगी आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या होता है सारे, अगर अच्छा ये बस टोपोलॉजी है, बस में क्या करें, एक तार ला के यहाँ से यहाँ हम जोड़ दें तो ये क्या हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई। आपस में सब जुड़े हुए हैं, मतलब रिंग टोपोलॉजी हो गई। अब हम बात करते हैं मेन जो इस क्वेश्चन का आंसर है, वो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए एक सपोज कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, एक कंप्यूटर ये है, एक आपका ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, समझ गए। देन ये कंप्यूटर इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा, ठीक है। फिर ये कंप्यूटर भी इससे जुड़ा होगा, ये कंप्यूटर भी इससे जुड़ा होगा, और ये कंप्यूटर भी इससे जुड़ा होगा। सेम ये कंप्यूटर भी इससे जुड़ा होगा, ठीक है, और ये देखो इसे, और ये इससे भी जुड़ा होगा। यानी क्या समझ में आया आपको, सारे कंप्यूटर से जुड़े होंगे। ये वाला यहाँ आके इससे भी जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये बनती है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, बहुत ही रिलायबल है। आपका हर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। सपोज ये सिस्टम फेल हो गया, कोई बात नहीं, ये रिपेयर हो जाएगा, बस यही इफेक्ट करेगा, क्योंकि सारे बाकी सबसे जुड़े हुए हैं, सब लोग आपस में काम कर सकते हैं, सब लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी मैश टोपोलॉजी, जो कि बहुत रिलायबल होती है। एंड कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यही टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अगला। Which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups? आप में से देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लैपटॉप के साथ मेरे जेन्युइन विंडो आई थी। आप में से भी जो लैपटॉप लिए होंगे, अगर जेन्युइन विंडो साथ में आई है तो वो केस छोड़ दीजिए। बाकी मैक्सिमम लोग, वैसे तो आप लोग फ़ोन पे ही देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग, लेकिन जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें विंडो पायरेटेड पड़ी होगी। क्या आप में से किसी ने 5,000 रुपये 6,000 रुपये की विंडो परचेज़ की है? नहीं की है। तो ये क्या हुआ, ये आप पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप कंपनी को पैसा पे नहीं कर रहे हैं। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाया है, इतनी मेहनत करी है, करोड़ों करोड़ रुपए का खर्चा है उसमें, तो वो बेचेगी ना, लेकिन आप परचेज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी कॉपी बनाकर नेट पे फ्री में डाल देते हैं। और हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है, हमेशा से होता आया है, शायद होता भी रहेगा, रोकना बहुत मुश्किल है इसको। और यहाँ पर आपको विंडो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये में ले आते हैं मार्केट से, या नेट से डाउनलोड कर लिया। आजकल तो मार्केट से लाने का सिस्टम ही खत्म हो गया है, इंस्टॉल कर ली। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या होता है, एक आदमी एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, उसने उसकी कॉपीज़ बनाई और सबको बांट दी, ठीक है। हालांकि कुछ उसमें सिक्योरिटी कोड्स भी होते हैं, लेकिन जो बहुत ही हाई लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, जो उस सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप उस सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन आराम से यूज़ करते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने से आपको तो उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है उसको रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, जिसमें क्या करता है कि आप अपने पर्सनल गेन के लिए जो है, मतलब एक सॉफ्टवेयर का बैकअप बना लेते हैं, मे बी आप किसी और को बेच देते हैं थोड़े पैसे लेकर के। बैकअप नहीं बनाते हैं आप, अपने पर्सनल गेम के लिए जानबूझकर उसकी अनऑथराइज्ड कॉपी तैयार करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, EDBIC code can support how many different representations of characters? तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, EDBIC नहीं, इसको कर लीजिए EBCDIC, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, फुल फॉर्म्स की आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा, जो भी हमारी पेड मेंबर्स हैं उनको, तो फुल फॉर्म से ही आपके 3-4 नंबर आ जाएंगे अगर वो PDF आप पढ़ लेंगे। बहुत जल्द मिल जाएगी आपको ये PDF, ऑलमोस्ट बन गई है, 3-4 दिनों में आपके पास होगी, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, ठीक है। तो EBCDIC आप समझ गए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड।
ये कितने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है? देखिए ये होता है आपका 8 बिट का, तो 8 बिट मतलब होता है ये 256 कैरेक्टर्स को जो है सपोर्ट करेगा। अगर कोई कोड 4 बिट का है इसका मतलब वो 128 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 256। बाकी इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ डिटेल में जानने की ज़रूरत है वो ही मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा ये 8 बिट का होता है और इसका फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। द मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब किसी वेब पेज का मेन पेज क्या होता है? चलिए मेन पेज क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पर हमारा परचेस करेंगे, ठीक है, आप होम पे जब आप क्लिक करते हैं तो फिर ये मेन पेज होता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से आपको मैं जस्ट मिनट आप रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने खोला goldencareer.co.in, ठीक है, ये आपने खोला तो ये जो मेन पेज खुल रहा है ना इसको हम होम पेज बोलते हैं। ये है गोल्डन करियर का होम पेज। इसके बाद जो भी हैं ये सारे आपके अदर पेजेस हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देखिए आपने ये होम पेज खोला, ये मेन पेज खोला, ये होम पेज है। अभी आपने कोई मटेरियल आपको डाउनलोड करना था, आपने स्टडी मटेरियल पे क्लिक किया, ठीक है। ये जो क्लिक किया ना ये क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, ये एक हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक मतलब इस पर क्लिक करने पे आप किसी और पेज पे जा रहे हैं, कुछ और ओपन हो रहा है, ये किसी से लिंक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। तो आपको दो चीज़ समझ में आ गई, मेन पेज होम पेज है, किसी चीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो वो क्या है, वो हाइपर लिंक है, जो किसी पेज से लिंक है, जो आपको कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है, किसी और पेज पे ले जा रहा है, उसको हम बोलेंगे हाइपर लिंक, ठीक है। तो एक होता है मेन पेज, बाकी सारे आपके साइड पेजेस हो गए, और जो उस पर हम क्लिक करके किसी और पेज पे पहुँचते हैं, किसी और जगह पे पहुँचते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो आपको समझ में आ गया, होम पेज इसको बोलेंगे, आपको ये भी क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यही आ गया, व्हाट इज ए हाइपर लिंक? इट इज ए टेक्स्ट और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट पेज। बिल्कुल सही है। अब आप बोलेंगे सर टेक्स्ट क्यों, देखो यहाँ पे टेक्स्ट था ना, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इमेज है, ये एक इमेज लगी हुई है एक्चुअली, ठीक है। आप इस इमेज पे भी तो क्लिक करके कहीं पे पहुँच रहे हैं, आप एक नेक्स्ट पेज पे पहुँच गए, यहाँ पे नंबर सीरीज की PDF डाउनलोड हो जाएगी आपसे, ये देखिए डाउनलोड लिंक है, ठीक है। तो ये सब हाइपर लिंक है। सपोज ये ऐड है, इस ऐड पे आप क्लिक करते हैं, ये तो इमेज है ना, तो भी आप देखिए एक नए इस पे पहुँच गए पेज पे। तो क्या होता है, ये होता है आपका हाइपर लिंक, ही एक टेक्स्ट होता है या फिर इमेज होती है। आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ टेक्निक यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स वेयर बाई द intruder sends messages to a computer with an address indicating that the message is coming from a trusted host। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक इंट्रूडर जो है कोई मैसेज सेंड करता है किसी और कंप्यूटर पे, ठीक है, वो ये दिखाता है कि हम ट्रस्टेड सोर्स से आ रहे हैं। आपको पता होगा नेट पे जितने भी पीसी हैं उन सबका एक IP एड्रेस होता है। चलिए आपको हम बताते हैं, एक होता है आपका मैक एड्रेस, एक होता है आपका IP एड्रेस। जब भी आप नेट से कनेक्ट होते हो आपके कंप्यूटर को एक IP एड्रेस अलॉट होता है, ठीक है। मतलब आपकी ISP का होगा, या मे बी हो सकता है आप हर बार नेट से कनेक्ट करते हो, हर बार डिफरेंट IP एड्रेस मिलता हो, ये भी हो सकता है। और एक होगा आपके लैपटॉप का या आपके राउटर का, मतलब जो भी डिवाइस से आप कनेक्टेड हो उस डिवाइस का एक मैक एड्रेस होगा। मैक क्या है, मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। ये जो मैक एड्रेस होता है ना ये चेंज नहीं कर सकता है कोई भी, हो जाते हैं बहुत सी फ्रॉड के तरीके हैं, ये भी हो जाता है, लेकिन यूजुअली मैक एड्रेस चेंज नहीं हो पाता है। आप कोई फ्रॉड करते हो, कुछ और करते हो, लोग बोलते हैं ना कैसे पता चलेगा मेल किसने किया है, आपने फेक ईमेल आईडी बना दी, आपने फ़ोन नंबर भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट है तो आपके नेट का होगा एक IP एड्रेस, ठीक है। आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके पास होगा कि भाई इस IP एड्रेस पे ये मशीन जो है कनेक्टेड है। तो आपकी ISP के पास आपका मैक एड्रेस भी होता है, आपका IP एड्रेस भी होता है जब भी आप नेट से कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं। अब सपोज़ आपने क्या किया, एक कंप्यूटर है जिस पे ये डिफाइंड है कि मशीन जिसका IP एड्रेस 122.168.1.10 ये IP एड्रेस है, सिर्फ वो कंप्यूटर, मतलब जिस कंप्यूटर का IP एड्रेस ये है, सिर्फ वो कंप्यूटर इस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक हैकर है, एक कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहता है इस कंप्यूटर पे। तो क्या करना होगा, उसको अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस यही करना होगा किसी भी तरह, ताकि वो इस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं IP स्पूफिंग।
मतलब अपनी फेक आईपी दिखाना। वो क्या करेगा, अपने कंप्यूटर की आईपी को ये शो करेगा। बहुत से तरीक़ों से हो जाता है ये, ठीक है, आपको उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कैसे होता है। तो उसके बाद जब ये कंप्यूटर एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, तो ये कंप्यूटर देखेगा हाँ आईपी एड्रेस तो यही है, मतलब सही आदमी है, और वो कंप्यूटर को एक्सेस दे देगा दूसरे। तो इसको हम बोलते हैं आईपी स्पूफिंग। आपने देखा होगा, सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी वेबसाइट्स बैन कर दी थी और बहुत सी वेबसाइट्स बैन हैं, ठीक है। तो उन बैन वेबसाइट्स को भी आप कैसे खोल कर लेते हैं, कैसे खोल लेते हैं? एक तरीका यही है उसका, आईपी स्पूफिंग। बहुत से वीपीएन्स आते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स आते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, आपके आईपी को चेंज कर देते हैं। मतलब आप इंडिया में रहे हैं, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको आपकी आईपी या जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आईपी शो होगी आपको सिंगापुर की, और आप उस वेबसाइट को आराम से एक्सेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉक ऐसा लगा हुआ है कि आप इंडिया से आने वाला कोई भी आदमी एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई आप तो ये प्रिटेंड करके आ रहे हो कि आप सिंगापुर से हो, क्योंकि आपकी आईपी जो शो हो रही है वो सिंगापुर की शो हो रही है, तो इसलिए आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो। बहुत से लोग करते होंगे वेबसाइट्स को एक्सेस। वीपीएन्स बहुत से अवेलेबल हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वीपीएन सर्च करिएगा, आपको दुनिया के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मिलेंगे, दुनिया भर के फ्री सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जो आपके आईपी को चेंज कर देते हैं, और वहाँ से आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, इवन ब्लॉक्ड वेबसाइट को। लेकिन ऑल्दो आप एक्सेस करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये इलीगल है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर, ये क्या है? देखिए, आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा एग्जाम में, तो उसमें आता है ना पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। तो क्या है ये? ओरिएंटेशन है। जब आप पोर्ट्रेट करते हो तो फ़ोन पे ऐसे दिखता है, जब आप लैंडस्केप करते हो तो फ़ोन ऐसे पकड़ते हो, ऐसे दिखता है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ तक अभी ये वीडियो और कंटिन्यू होगी, बहुत लंबी है, आगे पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ये वीडियो एक्सक्लूसिवली पेड मेंबर्स के लिए आगे होने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता चला होगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आप हम पे छोड़ दीजिए, पूरे तरह से विश्वास कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा, 99 रुपीज़ का है प्रीमियम मेंबरशिप, उसकी पेमेंट करिएगा, 24 आवर्स का वेट करिएगा, आपको ईमेल मिल जाएगा, उसमें डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे आप मेंबरशिप को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बाकी पेड मेंबर्स के लिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। मतलब आपको इंटरनेट एक्सेस कैसे मिल रही है? आपको डेटा मिल रहा है कहाँ पर? जो वायर्स हैं लोकल टेलीफोन नेटवर्क के। अब आप में से बहुत से लोग ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे होंगे, ब्रॉडबैंड, ठीक है, कुछ लोग तो कर ही रहे होंगे। घर में आपके एक तार आती है, किसी ने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड यूज़ किया हुआ है, उसी फ़ोन से, उसी तार से आपका फ़ोन कनेक्ट होता है और उसी तार से जो है आपका इंटरनेट चलता है। तो वो क्या है? वो है डीएसएल। डीएसएल क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या इसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लूप भी बोलते हैं, ठीक है। तो डीएसएल कनेक्शन होता है वो जो टेलीफोन आपकी लाइन होती है उसके ऊपर नेट चलता है, ठीक है, ठीक ठाक स्पीड आती है उस पर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेज इज ऑल्सो कॉल्ड ए कंसंट्रेटर, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको हम कंसंट्रेटर भी बोलते हैं? तो यहाँ पर बेसिकली हब है। इसको मैं डिटेल में इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं स्विच, राउटर, रिपीटर, हब, ये सब क्या होते हैं इनको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। बहुत छोटा छोटा माइन्यूट सा फ़र्क होता है, स्विच क्या करता है, राउटर क्या करता है, ठीक है, दोनों में बहुत छोटा सा फ़र्क है। तो इसको जब मैं एक अलग से वीडियो लाऊँगा, कोशिश करूँगा जल्दी ले आऊँ, 2-4-6 दिन में ही, तो आपको इसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। What type of web technology creates an online community where people can make statements and others can read and respond to those statements? ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर आप कुछ लिखते हो, बाकी लोग जो होते हैं आपके फॉलोअर्स होते हैं या कोई भी XYZ पर्सन होता है वो पढ़ता है और फिर जो भी आपके विचार होते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करता है। बहुत लोगों ने सुना होगा, पेपर में निकलता है, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग में ये लिखा, ब्लॉग में वो लिखा, लोगों ने ऐसे रिएक्ट किया, लोगों ने वैसे रिएक्ट किया। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ब्लॉग। ब्लॉग एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑनलाइन कम्युनिटी है, जहां पर कोई कंपनी की तरफ से या कोई इंडिविजुअल कोई भी अपने विचार रखता है, लिखता है और लोग पढ़ते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उस पर अपने कमेंट्स देते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ब्लॉग। नेक्स्ट है, विच among the following is the time period during which a computer is malfunctioning or not operating correctly due to machine failure? इसमें से कौन से टर्म को यूज़ किए जाते हैं, कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है जब आपका कंप्यूटर काम नहीं करता है? बहुत आसानी से समझेंगे। आप बैंक जाते हैं या फिर आप एटीएम जाते हैं, कभी कभी चल नहीं रहा होता है तो आपको एटीएम का गार्ड बोलता है कि नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है, ठीक है। सर्वर एक्चुअली कभी डाउन होते नहीं हैं,
वहाँ पर कनेक्टिविटी इशू होता है, लेकिन निकल के यही आता है कि डाउन टाइम, मतलब कोई चीज़ जब नहीं चल रही है, कोई चीज़ जब आपकी माल फंक्शनिंग कर रही है या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो हम बोल देते हैं उसको डाउन टाइम। अप टाइम मतलब जब वो चल रही है, ठीक है। यूजुअली आप देखेंगे वेबसाइट्स पे लिखा होता है, आप ऐसे टेक्निकल बैकग्राउंड से है नहीं, कभी वेबसाइट जो हम बनाते हैं ना वो किसी एक सर्वर पे होस्ट होती है, मतलब किसी एक सर्वर पे स्टोर होती है जहाँ से आप सब लोग एक्सेस करते हो, तो वहाँ पे होता है कि सर्वर का एक्सेस अप टाइम कितना है, 99.9% अप टाइम है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो 99.9% अप टाइम का मतलब क्या है, मतलब भाई उनके सर्वर 99.9% टाइम चलते रहते हैं, बहुत कम ही होता है कि कभी एरर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अप टाइम। Which among the following is used for denoting the detectable movement of a computer mouse? कंप्यूटर माउस को डिटेक्ट करने के लिए कि वो मूव कर रहा है किसका यूज़ होता है, तो इसका आंसर है मिक्की। मिक्की बेसिकली एक यूनिट होती है, ठीक है, जैसे किलोग्राम होती है सब होती है ना, वैसे ही मिक्की एक यूनिट होती है जो किसको मेजरमेंट करती है, आपके माउस के मूवमेंट को मेजर करती है। उसी आप कितना मूव कर रहे हैं ना, सिस्टम कैसे जानेगा, उसी से जानेगा ना, तो मिक्की जो है वो उसकी यूनिट होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर मिक्की है। In the context of the dotted number format used in the IPv4, IPv4 क्या है, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैंने बोला ना आईपी एड्रेस अभी आपको समझाया, तो इनके भी वर्जन्स होते हैं, जैसे 3G 4G 5G 6G आएगा ना, 5G आने वाला है, उसी तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल के भी वर्जन्स होते हैं, चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो IPv4 है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसके बाद क्या आया है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 IPv6 में क्या फ़र्क है, अगेन एक और वीडियो का ये टॉपिक है, इसको हम जरूर कवर करेंगे। कोई टॉपिक याद रह जाए तो आप लोग कमेंट कर देना या टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, मैं डेफिनेटली उसको कवर करूँगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, देखिए इसमें ये पॉसिबल नहीं है। जितने भी डॉट्स हैं ना, देखिए 0.0.0.0 से लेकर के 256.256.256.256 ये होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की लिमिट, ठीक है। मतलब आईपी एड्रेस 0 से लेकर के 256 के बीच होगा, इससे ज़्यादा नंबर एक्सीड नहीं करेगा, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पर नंबर एक्सीड कर रहा है 259 भी 268 भी, तो डेफिनेटली ये IPv4 का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक कंप्यूटर बूट क्या है, कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं फ़ोन, अच्छा फ़ोन पे आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं रीस्टार्ट लिखा होता है, कहीं कहीं रीबूट लिखा होता है। रीबूट मतलब भी रीस्टार्ट ही करना, बूटिंग क्या है, कंप्यूटर के ऑन होने का जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं बूटिंग। तो अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट मतलब एक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा कब, इफ़ इट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या नहीं है अगर, तो देखिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना मस्ट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या हुआ, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड पाई होगा, एंड्रॉयड नोगट होगा, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड ओ होगा, कोई भी होगा। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 7 होगी, विंडोज़ 10 होगी, विंडोज़ XP तो नहीं होगी अब कहीं भी, 7 या 10 ही होगी, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होगा आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पर आप सब लोग बहुत गड़बड़ी कर जाएंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। बिल्कुल सही है, CPU एक छोटी सी यूनिट होती है जो कंप्यूटर का ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पर आंसर CPU नहीं है। CPU के अंदर क्या लगा होता है, ALU भी लगा होता है, CU भी लगा होता है, ठीक है, और बहुत सारे रजिस्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो CU होता है कंट्रोल यूनिट, वो आपके एक्चुअली कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CU। अगला है द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको जो पहली मैंने वीडियो अभी डाली थी ना बेसिक्स वाली, उसमें मैंने आपको दिखाया था ना कि देखो मदरबोर्ड में क्या क्या लगा होता है। ऐसे मदरबोर्ड होता है, यहाँ पे लंबे लंबे 2 स्लॉट बने होते हैं, इसमें लगी होती है रैम, यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट बना होता है, तार के माध्यम से कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क थ्रू वायर, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है CPU। तो अल्टीमेटली सब कुछ किस में लगता है, सब कुछ का सब कुछ लगता है मदरबोर्ड में, या फिर इसको हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वर्चुअल मेमोरी की इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बाद में जानिएगा, पहले आपको जानने की ज़रूरत है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कंप्यूटर डेटा एक्सेस करना होता है, प्रोसेसर को डेटा एक्सेस कहाँ से करता है, रैम से करता है, ठीक है। रैम डेटा एक्सेस कहाँ से करती है, हार्ड डिस्क से करती है। देखिए हार्ड डिस्क से तो करती है, लेकिन कोई भी प्रोग्राम को रन होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ डेटा रैम में होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि रैम की जो एक्सेस स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से हम ज़्यादा डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और भी बहुत से रीजंस होते हैं, तो मैंने एक बेसिक छोटा सा रीज़न बता दिया आपको।
तो कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा है और आपके पास रैम कम है, सपोज रैम आपके पास 2 GB ही लगी हुई है, अब उस प्रोग्राम को कंप्यूटर रन कराने की कोशिश करेगा तो वो कैसे करेगा? अब रैम की सपोज ज़रूरत है रन करने के लिए 4 GB, रैम अवेलेबल है 2 GB, कंप्यूटर को प्रोग्राम रन करना है, तो कंप्यूटर के पास भी थोड़ा दिमाग है, वो क्या करेगा? वो देखेगा यार हार्ड डिस्क लगी हुई है इसके पास 1000 GB की, जिसमें से 1000 GB की, जिसमें से 50 GB हार्ड डिस्क का स्पेस फ्री है, तो वो क्या करेगा? 2 GB रैम है, 2 GB हार्ड डिस्क के स्पेस को एज ए रैम यूज़ कर लेगा, तो इसी स्पेस को हम बोलते हैं वी रैम, वर्चुअल रैम। मतलब हम हार्ड डिस्क के स्पेस को किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए एज ए रैम यूज़ कर लेता है कंप्यूटर। बेसिक इतना ही है, बाकी डिटेल में इसमें बहुत कुछ है। आप लोग, मैं ये मान के पढ़ाता हूँ, कोई भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट यही समझिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इट इज़ ऑफ साइज इक्वलेंट टू टोटल कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज प्लस साइज ऑफ रैम। ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कम भी ज़्यादा भी हो सकता है, जितनी कंप्यूटर को ज़रूरत होगी उतनी वर्चुअल रैम वो यूज़ कर लेगा। इतना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी 1 TB हार्ड डिस्क लगी हुई है तो 1 TB वर्चुअल रैम बन जाएगी, ठीक है। आपकी जितने रैम के साइज़ है प्लस जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज का साइज़ है, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज कौन होती है? रैम होती है, ठीक है। तो उसके साइज़ के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।